हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 9th क्लास है और इस 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था अपोहा, यानी कि इसके विषय में अपोहा को चीजों को हम देख रहे थे। बेसिकली हम लोगों ने इसमें नदियों के विषय में पढ़ा, तो हमने हिमालय की नदियों को देखा, हमने प्रायद्वीपीय नदियों को देखा, उनके विषय में सारी चीजों को गौर करके हमने बहुत अच्छे से अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका इन सबको आपका पढ़ लिया था। फिलहाल आज हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ना है और एक एक करके हमको गौर करके और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको देखना है। तो हम झील पर बात कर रहे थे कि झील क्या है। तो झील में भी बेसिकली कुछ चीजें मैं आपको बता चुका था कि झील बनती कैसे है, क्या उसका स्ट्रक्चर्स है, कैसे अंतर्देशीय झील है, प्रभाव वाली, कुछ शुष्क क्षेत्र वाली द्रोणी है, कुछ किसी आपके विशेष मौसम में आपको देखने के लिए जो जो आपके झीलें हैं वो आपको मिल जाती हैं। गोखुर झील कैसे होती है, कुछ हमारे पास झील मैंने आपको दिखाई थी, जैसे कई झील के विषय में हमने देखा था। उसी में हमने बात की थी आपका चिल्का झील की, ठीक, हमने पुलिकट झील के विषय में बात की और कोरेरू जो आपकी झील है इनके विषय में बात की। और ऐसी एक झील थी लोकटक झील, मैंने कहा था इसको देखना लोग कि आपका लोकटक झील कहाँ है। तो उत्तर पूर्व में मणिपुर एक राज्य पड़ता है, तो मणिपुर में है आपका लोकटक झील, ठीक, क्या है, लोकटक झील। यहीं पर एक आपका नेशनल पार्क है, यह आपको नाम बताना है कि उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, जिसको तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान भी हम लोग बोलते हैं। तो कुछ झील जो है मैं आपको मानचित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप उन्हें खुद लिखेंगे और आपका देखेंगे। तो हम एक झील देख रहे हैं जिसका नाम है बिंबनाथ झील, देख लिया आप लोगों ने, ध्यान दे सभी। फिर उसके बाद देखिए आपका पुलिकट झील, ठीक, और इसके बाद आप देखेंगे कोल्लेरू झील। तो दो झील जो है आपको मिल जाएंगी, पुलिकट झील, कोल्लेरू झील। ये सारी जो झीलें हैं ये बेसिकली यहाँ आपको जो है दिखाई देंगी इन झीलों पर, ठीक है। और इनको देख लेना ही उचित रहेगा कि क्या कैसे करके एक एक चीजें हैं, ठीक है ना, इनको देख लीजिए, ठीक। अब देखिए एक महानदी के पास में मिलेगी आपको चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में पड़ती है, ठीक। फिर मैंने थोड़ा आपको यह भी बताया था कुछ ऐसी झील हैं जिनको सागर कहा गया है। क्या कहा गया है, सागर, जैसे मृत सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, ये सब झीलें हैं, ठीक। लेकिन इनका विस्तार बहुत अधिक होने की वजह से ये समुद्र सी लगती हैं, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इनको कैस्पियन बोल देते हैं, ठीक है। तो इतना हमने इनमें देख लिया, अच्छा करके हमने इनको बात की, ठीक है। चलिए, तो कृष्णा द्रोणी वगैरह को हमने ये सब इसमें बात कर लिया। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और जो कुछ चीजें हैं उनको देखना शुरू करते हैं। देखिए ऐसी एक राजस्थान में झील मैं आपको बता चुका था कि लवणी एक झील है जिसको हम कहते हैं सांबर झील। क्या कहते हैं, सांबर झील हम उसको बोलते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। जो मीठे पानी की जो झीलें अधिकांश कहां पड़ती है, हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमनद द्वारा बनती है। हिमनद मतलब जो आपका बड़े बड़े हिम आपके शिलाखंड होते हैं उनके माध्यम से जो गर्त आपका गड्ढा पड़ जाता है वहां बर्फ जम जाती है, और जब बर्फ आपकी पिघलती है तो वो स्टोर पानी का जो स्टोरेज है वो उसी जगह हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये सब बनी जब हिमालयों ने द्रोणी या कोई गहरा गर्त बनाई, यानी कि देखिए बेसिकली क्या है, किसी हिमनद ने या किसी द्रोणी ने कोई अपना गर्त बना दिया, तो उस समय क्या होता है, ऐसी हमको झीलों जो हैं, जो झील हैं वो हमको दिखाई पड़ती हैं, जो बाद में हिम पिघलने से भरी हुई हैं। किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी बांध बने गए हैं। कैसे कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी शिला हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी मिट्टी के बांध है जो इसमें आपका बने गए हैं, ठीक। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर में वुलर झील, मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में आपकी बुलर झील पड़ती है, और बुलर झील को मैंने आपको दिखाया भी था मैप में।
परसों जब मेरा लेक्चर हुआ था तो थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बुलर झील के चित्र पर आपको दिखाए थे। जब मैं आपको सिंधु नदी के विषय में बता रहा था तब मैंने आपको बुलर झील आपको समझाई थी। ठीक, अब देखिए भूगर्भिक जो भी ज्योग्राफिकल आपकी कुछ क्रिया होती है इससे बनी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यही बताया था कि बुलर झील। क्वेश्चन दिया था भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मैंने एग्जांपल बताया था कि बुलर झील है J&K में, जम्मू कश्मीर में, वो है। फिर मैंने खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील पूछा था तो मैंने आपको सांबर झील बताया था। ये कहाँ है आपका, राजस्थान में आपको पड़ती है, इसको लैगून लेक कहते हैं। इसके विषय मैंने आपको अच्छे से बताया था। चलिए, तो इस तरह से झील थी। अब देखिए ऐसी झील है डल झील, भीमताल झील आपको नैनीताल में मिलेगी, लोकतक झील मिलेगी, बड़ा पानी, कुछ ऐसे मीठे पानी की ही झील है। ये सब कैसी हैं, मीठे पानी का। देखिए मीठे पानी का मतलब से इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई आपको गुड़ शक्कर चीनी मिली हुई है, नहीं। मीठे पानी का मतलब होता है वो जल जो आपके पीने योग्य हो, उसको हम मीठा जल कहते हैं। ठीक, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, खारापन ना हो, जिसको हम पी सकते हैं, उसी को बोलते हैं मीठा जल। ठीक, इतना एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ पूछना है आपका पूछ लीजिए, कोई किसी प्रकार का आपका डाउट है, कोई क्वेरी है अभी तक नदियों से लेकर झील से लेकर, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे बेहिचक तरीके से अपने डाउट को, अपने क्वेरी को मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसके अतिरिक्त जल विद्युत के उत्पादन के लिए बांध बनते हैं और झील का निर्माण हो जाता है। कह रहे जो हम बेसिकली जो आपका जलों का उत्पादन करते हैं वो किसका लिए होता है, नदियों को बनाने के लिए। जैसे गुरु गोविंद सागर बना हुआ है और यही है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। और मैंने पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, भाखड़ा नांगल बांध। अगर मैं पूछूं कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब कौन सा बांध होगा, पता है किसी बच्चे को? चलिए ढूंढिए, नहीं तो कल फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। देखिए एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार करो। अब आप मानचित्र को देखेंगे तो उसमें झील वाले पृष्ठ में आपको बहुत सारी झील मिल जाएंगी, और कुछ विश्व की, कुछ भारत की। आप भारत की तैयार कर लीजिए कि भारत की झील कौन सी बड़ी है, कौन सी मानव निर्मित है, कौन सी प्राकृतिक निर्मित है। इन सभी झीलों के विषय में आपको एक एक करके मिल जाएगा। झीलें मानव के लिए अत्यधिक कैसी होती हैं, लाभकारी हैं, बेनिफिशियल है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय में यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झील का उपयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्यता बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्रकृति सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती है, हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। और क्या होता है बेसिकली, जो मनोरंजन है वो भी क्या करती हैं, झीलें हमें आपका प्रदान करती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें देखने की और गौर करने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए, तो आप देखते होंगे झील के माध्यम से कितने सारे काम हम लोग आपका करते हैं। सिंचाई की सुविधा हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, प्राकृतिक एक बैलेंस है, आपका वाटर रिचार्ज जो है, ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता है, पास पड़ोस की जलीय तंत्र वो आपका मेंटेन होता है, और कितने ना जाने जलीय जो आपका परितंत्र है वो भी इसी में तैयार होता है। तो बहुत सारी चीज हैं जो इससे आपका जुड़ी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, कि जो हमारी नदियां हैं इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसा इंपैक्ट और इफेक्ट है, क्या अपना योगदान देती हैं, इसके विषय में हमको थोड़ा सा गौर करके देखना है। तो मैं नदियों के महत्व पर थोड़ा सा आपकी चर्चा करते हैं। देखिए, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियां अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं। नदियों का जल मूल प्राकृतिक साधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। आप चाहे तो बच्चों प्राचीन काल का इतिहास पढ़ लीजिए। सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत पर झील,
मध्यकाल को देख लीजिए, चाहे उसमें आपका मुगल शासन रहा हो, चाहे आपका दिल्ली सल्तनत रही हो, सब ने आपका नदियों पर, सिंचाइयों पर, नहर पर, झीलों पर बड़ा योगदान दिया है, बड़ा ध्यान रखा है। क्लियर है? यही कारण है कि नदिया के तट पर प्राचीन काल से ही आदिवासी जो है अपनी ओर आकर्षित होते रहे हैं। गांव और बड़े शहर में परिवर्तित हो चुके हैं। उनके शहर उन राज्यों को सूची तैयार कर ली है जो एक किनारे पर आपको दिखाई देगा। किंतु भारत जैसे देश जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के आप कृषि पर निर्भर है, वहीं सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण असर है। ठीक कैसा है? एक महत्वपूर्ण असर, महत्वपूर्ण योगदान जो है आपको इसमें आपको दिखाई देगा। ठीक, इसको एक बार आपका देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नदी प्रदूषण के विषय में पढ़ेंगे। देख लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसको बोलते हैं NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी कि GAP के साथ आपका शुभारंभ हुआ। देखिए, नदियों की साफ सफाई हो, इस विषय में केंद्र सरकार ने 1985 में ही अपना एक्शन प्लान लागू किया। लेकिन वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पास हो गई, इसको बोलते हैं NRCP के तहत अन्य काम चले गए, जैसे नदी जोड़ने के लिए गंगा पर कार्य का विस्तार किया गया। नदियां देश के जल को जो प्रमुख स्रोत हैं उनको सही उपयोग हो सके, और क्या हो सके कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य नदियों के जल को प्रदूषण को कम करके उनकी गुणवत्ता पर सुधार करना और उनको ध्यान देने से संबंधित ये सारी चीजें क्या थी, इसी में इंक्लूडेड थी। ठीक, अब देखते हैं नदी प्रदूषण के विषय में। ठीक, चलिए इतना पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, नदी प्रदूषण पर बात करते हैं। नदी जल का घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि की बढ़ती मांग के कारण इनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। कह रहे कि जैसी इसकी डिमांड है और डिमांड को देखने के कारण ही क्या हुआ है, ये जल है ये आपका प्रदूषित हो गया है। ठीक है, क्या हुआ है? प्रदूषित। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप नदियों के जल अधिक की निकासी होती है तथा इनका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योग का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे में मिलते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़े शहर में फैली गंदगी को करके समाप्ति कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों के बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ रखना अनेक योजना लागू की गई हैं। क्या आपको ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है जो आपका नदियों को संरक्षित करने संबंधित है? नदी के प्रदूषण से जल हमारा स्वच्छता के प्रकार को प्रभावित कर रहा है। बिना स्वच्छ जल का मानवीय जीवन के विषय में विचार करें कि अगर मान लीजिए मानव को स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो आप जीवन की कैसी कल्पना कर सकते हैं, ये आप खुद सोच लीजिए। ठीक, अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। क्या हो? एक वाद विवाद प्रतियोगिता करें और उसका जो आयोजन है वो आपका करें। ठीक, तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी आपका डाउट है पूरे चैप्टर में, देखिए चैप्टर बेसिकली समाप्त हो गया है। इस चैप्टर में कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और आगे हैं आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन, इनको भी हम गौर करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार पूरे चैप्टर में नजर दौड़ा लीजिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए, और साथ साथ आप इनका जो आंसर है इनका आंसर देखिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। तब तक 1 मिनट के लिए आप सभी बच्चे अच्छे से पूरी तरह से, किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट कोई क्वेरी है आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम और इन ऑप्शन क्वेश्चन को आपका देखेंगे। चलिए ध्यान दें इन पर। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन बच्चा आंसर देगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में
बुलर झील स्थित है या बुलर झील कहाँ है? देखिए, बुलर झील को हम कहां पढ़े थे? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? आप ही बताएंगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए बच्चों, कहां से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से, आपका ब्रह्मगिरी पर्वत, अमरकंटक, या पश्चिमी घाट के ढाल से? देखिए, मैंने आपको बताया था इसके विषय में कि आपको पता भी होना चाहिए। बुलर झील को मैंने आपको दिखा दिया था और अभी बात भी करी थी मैंने बुलर झील के विषय में। दूसरा क्वेश्चन नर्मदा नदी, तो मैंने आपको बताया था अमरकंटक जगह पड़ती है और कहां पड़ती है? एमपी, मध्य प्रदेश में। कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। अब तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, क्या है तीसरा क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से लवणीय झील कौन सी है? बताइए। चलिए बच्चों, अब आपके सामने है कि निम्नलिखित में से लवणीय जल वाली झील कौन सी है? तो बुलर झील तो आपको पता है कि मीठे पानी की हो गई, डल झील भी हो गई, गोविंद सागर का आपको पता है कहां पर है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे सामने, सांबर। और मैं आपको बता चुका हूं कि सांबर झील राजस्थान में है और ये कैसे है? खारे पानी की है। और बेसिकली ये भी बताया कि इससे क्या बनता है? आपका नमक बनता है। कहां पर है? राजस्थान में। और क्या बनता है इससे? नमक बनता है। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए इसको, आगे बढ़िए। देख लिया बच्चों? अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है और महानदी, तो क्या आंसर देंगे आप? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप भारत की, ध्यान देना सब पे, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी होगी इनमें से? आंसर दें आप। नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है, या फिर महानदी है? बताइए, जल्दी सोचिए। आपको आंसर इतनी देर में मिल जाना चाहिए था और आप लोग मुझे माइक से जवाब देते कि सर ये नदी है। बेसिकली कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, बड़ी दुख की बात है। देखिए, अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ी नदी मिलेगी आपको गोदावरी। और आपको पता है कि इसका आउटफ्लो है 1500 किलोमीटर। कितना है? 1500 किलोमीटर आउटफ्लो है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है नासिक। कहां से बहती है? नासिक से निकलती। महानदी छत्तीसगढ़, नर्मदा अमरकंटक, कृष्णा महाबलेश्वर से बहती। तो आप सबके विषय में पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जरूर होगा। आज ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हैं, आपको जीवन में जब आगे परीक्षाएं देंगे, कभी कोई भी कंपटीशन आप देंगे, सब नदियां पूछी जाती हैं आपसे। इसलिए मैं इतना आपको फोकस करके ऑप्शनल करा रहा हूं। आपको करना चाहिए इस प्रकार का प्रश्न, आप ध्यान नहीं देते। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अब मुझे बताइए, क्या महानदी भ्रंश घाटी से बहती है, तुंगभद्रा बहती है, कृष्णा बहती है, या तापी? इनमें से आपको अंतर स्पष्ट करना है चारों में से। बताइए। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। बताइए कौन सी नदी होगी इसमें? अरे बड़ा आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तापी नदी होगी, भ्रंश घाटी से बहती। सोचना ही नहीं था इतना आप लोगों को। अब देखिए, अब मैं आपको देता हूं झील। अब आपको इनका मिलान करना है। कह रहे हैं कि नीचे भारत के कुछ झीलों के नाम दिए हैं, उनमें प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों को में किसमें है? मानव निर्मित झीलों के बीच में आपको बांटना। यानी कि हमारे पास झील हैं, इनमें हमें यह देखना है कि कौन सी झील मानव निर्मित है, कौन सी झील आपका कैसी है, हमें नेचुरल है। ठीक, चलिए पहले आप इनको ढूंढिए, अंतर कीजिए। मैं कुछ बताऊंगा, सारी नहीं बताऊंगा। बेसिकली आपको बहुत सारे झीलों को देखना है। कुछ मैं आपको बता दूंगा कि ये आपका नेचुरल है, उसके बाद बाकी शेष को आपको देखना है। ठीक, चलिए ध्यान देंगे। देख रहे हैं बच्चों? अच्छा, बुलर झील के विषय में बताइए। जो बुलर झील है, क्या ये मैन मेड है कि आपका नेचुरल है? दूसरा नैनीताल जो झील मिलेगी आपको, ये नेचुरल है कि आपका मैन मेड है? चलिए देखिए, जो आपकी बुलर झील है, अब आप ध्यान देखिए, प्राकृतिक को जो मैं आपका साइन बनाऊंगा वो मैं डेल्टा की तरह बना दूंगा।
यानी कि अगर मेरे को प्राकृतिक वाला कुछ दिखाना होगा तो मैं डेल्टा से आपको दिखा दूंगा। ये ऐसे देख लीजिए, जो ग्रीन कलर है इससे दिखा देता हूं मैं बेसिकली। बुलर झील आपका नेचुरल है, नैनीताल झील आपका नेचुरल है, गोविंद सागर नेचुरल नहीं है, बारापानी नेचुरल नहीं है, सांबर झील आपका नेचुरल है। अब निजाम सागर और ये कृष्णा सागर, ये आपको बताना है कि पहली बात तो किस नदी पर है, फिर उसके बाद ढूंढना है इन दोनों को। पुलिकट को देख लीजिए, चिल्का को देख लीजिए, डल को देख लीजिए, लोकतल को देख लीजिए, भीमताल को देख लीजिए, ये आपके विषय में समझ जाएंगी। हीराकुंड को बताइए बच्चों। चलिए देखिए, इतना देखा आपने, सबसे पहले इनको लोकेट कीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। देखिए, चाहे बारापानी हो, चाहे गोविंद सागर हो, चाहे निजाम सागर हो, चाहे कृष्णा अर्जुन हो, चाहे आपका हीराकुंड हो, चाहे आपका राणा प्रताप हो, ये सारी झील मानव निर्मित है। कैसी हैं? मानव निर्मित है। बाकी बुलर, नैनीताल, सांभर, लोकटक, चिल्का, पुलिकट, डल, भीमताल, ये सब नेचुरल झील हैं जो आपके ग्रीन कलर से दिखाया गया है। और इस तरह का जो साइन मैंने बनाया है, बैक किया है, ये आपका कैसा है? मानव निर्मित वाला है। ठीक, ध्यान रख लें, आप कर लें। जल्दी कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए आपका चैप्टर के साथ। तब तक आप इनका रिवीजन करिए, कुछ डाउट बनता है मुझसे जरूर पूछिए। मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।